हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास मेनली आपकी बेस्ड होगी करंट अफेयर्स पे। देखो, 15 अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स इसमें आ जाएंगे। टोटल 4 पार्ट में ये क्लासेज आएंगी। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे, फिर अगली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य प्लस सारी रैंकिंग जितनी है, फिर अगले में अवार्ड वगैरह और वैज्ञानिक घटनाएं पर्यावरण संबंधित, ऐसे करके 4 पार्ट में हमने इसको टोटल डिवाइड किया है। काफ़ी विस्तृत क्लास होने वाली है ये, प्लस हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में किया है, जिससे कि अगर आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी देने जा रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट क्लास होगी। समझो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वाले जो वीडियो वाले हैं, वीडियो एग्जाम देंगे, उनको भी ये करंट पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में उनको सिर्फ 1.5 मंथ का और करंट ऐड करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी हो जाएगा ये। प्लस और भी जूनियर असिस्टेंट वाले, जो भी व्यक्ति आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में एग्जाम देने वाला है, उसके लिए ये करंट पूरे 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। बहुत डिटेल में है। अब सोचो, ये 40 पेज में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है इसका। ऐसे 160 पेज में ये आएंगे टोटल 4 पार्ट। तो चलिए पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि इस पूरे उसमें कौन कौन से टॉपिक पे बात होगी। जैसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निर्वाचन आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बना दी हैं, ठीक है, और इनको बोला है कि संसद एक कानून बनाए इसके बारे में। केरल हाई कोर्ट के बारे में है रिपोर्ट, असर रिपोर्ट है हुबली जंक्शन, विदिशा 5G तकनीक, कोल्लम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन, वायनाड, ऐसे करके ये है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे हमने, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम पे यहाँ तो है हमने टोटल 60 से ज़्यादा 66 लिए हैं टॉपिक्स। यहाँ 17 दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा मैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे भी जिससे भारत के संबंध हो सकते हैं, सबसे संबंध, सारी सूचियाँ, सारी रैंकिंग्स, सारी रिपोर्ट्स जितनी हैं। इसके बाद वासेनार व्यवस्था का भारत इस टाइम अध्यक्ष बना है, तो वो बताएंगे कि क्या है वासेनार व्यवस्था, क्या है NSG समूह, क्या है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये सब बताएंगे, ठीक है। ईरान के बारे में डिटेल है। फिर जो जो चीज़ें आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में घटित हुई हैं, सारे सूचकांक, नोबेल पुरस्कार, म्यांमार FATF की ब्लैक सूची में आया, उस पर बात करेंगे। सभी प्रमुख जितने भी सम्मेलन हैं आपके, COP27, CBD, G20, G7, SCO, ब्रिक्स, I2, U2, इन पे बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय जितने निर्वाचन हुए हैं, कोई PM बना, कोई राष्ट्रपति, तो जो मुख्य होंगे उन पर बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, फिर आर्थिक घटनाक्रम में पूरा देश की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी योजनाएं हैं, जो जो चीज़ें चल रही हैं, पूरा आर्थिक पे बात होगी। देन हम आ जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो के सारे मिशन, नासा के मिशन, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसने क्या, जैसे UAE ने अमीरात चंद्र मिशन छोड़ा है, डियर मून मिशन, नासा का चंद्र मिशन, तो ये सारी चीज़ें, लिथियम की जैसे खोज हुई है, सुपर कंप्यूटर, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर आ जाएंगे शरीर विज्ञान, फिर पर्यावरण संबंधी, फिर यूपी की जितनी भी घटनाएं हैं इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, चर्चित व्यक्ति, और फिर खेल वगैरह। इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट होगा। ऐसे ही करके आपके 3 पार्ट और आएंगे, सब ऐसे ही 40-40 पेज के होंगे, तो आपका पूरा कवर अप हो जाएगा इसी से ही, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो कैसे मैंने किया, ये देख लो। पहले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो उसके बारे में पूरी डिटेल दे दी क्या होता है। फिर दूसरा टॉपिक, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ टॉपिक आप देखोगे तो ये 66 टॉपिक हैं इसमें। जैसे 61 है जो रामसर, ये विश्व धरोहर स्थल है, उनमें 3 नए सौंपे गए हैं अनंतिम सूची में, तो उनकी बात होगी, और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके डिटेल में, जैसे अभी 33 ऐसे वो हैं जिनको GI टैग मिला है कृषि उत्पाद, तो 33 देखेंगे। यूपी के उसमें 10 है, तो वो पूरी डिटेल में देखेंगे, पहले GI टैग किसे मिला है, क्या नहीं है, क्या। इस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। चलिए तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अनुच्छेद 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का वर्णन है। 324(2) संविधान में नियुक्ति हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है उसके लिए संविधान में किसी विशिष्ट प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अभी क्या हो रहा था कि PM के नेतृत्व में जो कैबिनेट कमेटी होती थी वो नियुक्ति करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, क्योंकि निर्वाचन ही तो लोकतंत्र का मेन आधारभूत लक्षण है। अगर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पे अभी थोड़ा बवाल कटा था। क्या हुआ था, एक आयुक्त की नियुक्ति क्या हुई थी, उन्होंने VRS लिया था, अगले दिन उनको चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग चीज़ है, एक मुख्य होता है, 2 होते हैं आपके आयुक्त। तो जब आप आयुक्त की नियुक्ति कर देते हो तो ये रिटायर होगा, तो इसकी जगह पे जो वरिष्ठ होगा वो आ जाएगा। तो वो पहले से प्लानिंग है,
इस तरीके से अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर आप किसी को रिटायर करा के अपनी पसंद का नियुक्त कर रहे हो तो जरूरी, ये तो बिल्कुल फिक्स है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ झुकाव रखेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब गाइडलाइंस जारी की। क्या किया कि 5 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके हेड कौन थे? के.एम. जोसेफ। के.एम. जोसेफ ने यह निर्णय दिया, 4 जज और थे, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। इन्होंने सीधा बोला जैसे सीबीआई के हेड की नियुक्ति होती है वैसे ही इनकी नियुक्ति होगी। समिति में कौन होंगे? पीएम होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, अगर कोई विपक्षी दल नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उसका जो हेड होगा, नेता, वो रहेगा, प्लस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये अपना प्रतिनिधि भी कोई भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। इस प्रकार से सेम ऐसी ही समिति सीबीआई के लिए होती है। तो जब तक संसद कोई नई विधि, संसद या तो इसके लिए कोई कानून लेके आ जाए जिसमें उल्लेख कर दे कि ये लोग होंगे, जैसे लोकपाल के लिए और सबके लिए वैसे हो जाए, जब तक कोई कानून नहीं आता है तो इनकी नियुक्ति ऐसे होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें चर्चा चल रही थी कि न्यायपालिका दबाव में है, लेकिन ये मुद्दा इन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, न्यायपालिका अपने निर्णय लेगी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असड की रिपोर्ट आती है, प्रथम करके एक एनजीओ है, ये संचालित करता है, रिपोर्ट हर साल निकालता है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं ये लोग, नामांकन की बात करते हैं, काफ़ी डिटेल में निकालते हैं क्या है, तो वही हल्का सा इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे एनजीओ प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। जनवरी 2023 में ग्रामीण रिपोर्ट इन्होंने जारी की। क्या बोला? 6 से 15 वर्ष के बच्चों का नामांकन देखो कितना ज़्यादा हो गया। ये देखो 6 वर्ष में शुरुआत होती पढ़ाई की एक में, तो इनका नामांकन रेट है 98.4%। कुछ ही 1% बच्चे हैं जो अब शिक्षा में नामांकित नहीं हो रहे हैं। 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की अनामांकन, नामांकन की बात नहीं हो रही, अनामांकन की दर 2% हो गई, पहले 4% थी। 15 से, यूपी में अभी भी ये 4% के आसपास है। 15 से 16 वर्ष की आयु की लड़कियों के अनामांकन की सर्वाधिक दर कितनी है? ये 11 से 14 की बात हो रही थी, अब ये 15 से 16 वर्ष की आयु की है। तो एमपी में 17% है, यूपी में 15% है, और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11.2%। तो ये सबसे नीचे के स्टेट बता रहा हूँ जिनमें सर्वाधिक दर है। तीसरा है आपका हुबली जंक्शन। सबने पढ़ा होगा कि गोरखपुर जंक्शन है, उसका प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, लेकिन अब इसने इसको पछाड़ दिया। तो हुबली जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे लंबा हो गया, 1507 मीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे गोरखपुर है और तीसरे पे कोल्लम है। अगला आ जाते हैं, विदिशा जो है आपका एमपी में पड़ता है, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। आकांक्षी जिला क्या है? 2018 में मोदी जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, एस्पायरेशनल स्टेट्स, 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, 112 टोटल जिले हैं। ये सबसे पिछड़े जिले थे, इनको तीव्र गति से इनका विकास करना था। इसमें सेक्रेटरी स्तर का, केंद्र में सेक्रेटरी स्तर का एक अधिकारी होता है, ये सबकी मॉनिटरिंग करता है जिलों की, और राज्य के भी सेक्रेटरी इसमें शामिल होते हैं, और इसमें बड़े पैमाने पे इन जिलों में विकास का काम कर रहा है। नीति आयोग इनकी एक ग्रेडिंग रैंकिंग्स भी निकालता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो वही है कि 5G तकनीक, विदिशा क्या है? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। टोटल 112 जिले शामिल हैं इसमें, जो कि अल्प विकसित हैं। यूपी के 8 जिले, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और फतेहपुर, ये यूपी के 8 जिले आपके एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना। किस स्तर पर? स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G, ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए एक 5G तकनीक और 5G तकनीक से रिलेटेड जो भी माहौल चाहिए वो इन्होंने प्रदान कर दिया। अगला आ जाते हैं, कोल्लम केरल है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। संविधान साक्षर का मतलब जो संविधान के मूलभूत लक्षण हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं संविधान की, उसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी इन्होंने दे दी। इन्होंने एक अभियान चलाया था, संविधान साक्षरता अभियान, 10 सिटीजन नाम था इसका, 2022। इसमें चलाया, इस जिले के 7 लाख परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया। जैसे कि आज ही क्लास आपकी वीडियो वाले बैच में आई थी मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार बहुत डिटेल में सारे खत्म हो चुके हैं, कल आपके DPS भी खत्म हो जाएंगे। तो सेम इन्होंने जो मूलभूत सिद्धांत है, प्रस्तावना का जानकारी दे दी होगी, थोड़े बहुत मूल अधिकार बता दिए होंगे, हल्का सा DPS के बारे में जानकारी, तो ये चीज़ हो गई। तो 5 दिन में वैसे अगर बोले तो जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी संविधान साक्षर पूरी तरीके से हो गए। इन लोगों को तो पूरी तरीके से एक एक अनुच्छेद याद हो गया। अब आते हैं
2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। जो प्रशिक्षक थे 2000 प्रशिक्षक, इनको क्या सीनेटर बोला गया। हाँ, ये वीडियो बैच के बारे में अगर आप लोग को जानकारी ना हो, 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, 6वीं क्लास आज अपलोड हो चुकी है, टोटल 6 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है इस वीडियो के नीचे ऐप की लिंक दी रहेगी, उस ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पे जाओ, बाई कोर्स में जाएंगे। 299 रुपीज़ हमने फीस रखी हुई है, बड़ी नॉमिनल सी फीस। और सब कुछ जैसे बंद दरोगा को हमने आसान बनाया था, वैसे ही इस बैच में आपका वीडियो एग्जाम भी आसान बना देंगे। आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग वीडियो का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो जूनियर असिस्टेंट UPPCS वगैरह का दे रहे हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज GS चल रहा है, इस टाइम पॉलिटी शुरू हो गई, वहाँ से आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट के लिए अगर करंट इसकी PDF चाहिए आपको, तो करंट की PDF के लिए भी एक दिन बाद हम ये ऐप पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगला आ जाओ, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता, प्लस इस ईंधन का जो वैल्यू होता है ना, ईंधन की एक ऑक्टेन संख्या होती है। तो हाइड्रोजन से आप समझ लो जेट इंजन चला सकते हो। जो रॉकेट होते हैं हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग होता है उनमें, तो वहाँ तक तो इतना मजबूत ईंधन होता है। इसकी ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होती है, पेट्रोल वगैरह से डबल से भी ज़्यादा होती है। ठीक, दूसरी चीज़ कि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, H2O सीधा निकलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी जलवाष्प बनाता है, तो पॉल्यूशन भी नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, जो उस ऊर्जा से बने, हाइड्रोजन बनाने में ऊर्जा की खपत होती है, तो उस ऊर्जा से निर्माण हो जो नवीकरणीय हो। नवीकरणीय ऊर्जा से अगर हाइड्रोजन का निर्माण हो तो वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो इसके लिए एक मिशन बनाया गया, जिस पे कितना व्यय कर रही है गवर्नमेंट, 19,774 करोड़। 2030 तक लक्ष्य है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता भारत में विकसित हो। 8 लाख करोड़ से अधिक निवेश की बात हो रही है इसमें, 2030 तक की बात हो रही है। और ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इससे क्या होगा, 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। आगे चलते हैं, वायनाड। वायनाड का नाम सबने सुना होगा, वायनाड यहीं से राहुल गांधी जी MP थे, अभी उनकी सांसदी छीन ली गई है। तो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना। तो जितने भी जनजाति लोग थे, ST थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, इनको बुनियादी दस्तावेज क्या होते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, और भी जो नामांकन है, आय प्रमाण पत्र। तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा, ये सब प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया। अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, वो भी डिजिटल रूप में, ये ध्यान रखना, डिजिटल रूप में इन्होंने प्रदान किया है। तो इसके कैंपेन जो चलाया गया था उसका नाम था ABCD, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन। अगला, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। एस्केप टनल क्या होती है, एस्केप टनल में क्या होता है कि जैसे कोई आपदा आ गई, कोई आक्रमण हो गया, तो ये ऐसी टनल है कि इससे व्यक्ति सुरक्षित हो सकते हैं, सुरक्षित आवागमन हो सकता है। तो ऐसी एक एस्केप टनल बन रही है, दुनिया की सबसे लंबी। कहाँ पे बनी है, एस्केप टनल का नाम क्या है, पहली चीज़ तो वो है ये एस्केप टनल की लंबाई, ये वाली नहीं है, 272 किलोमीटर लंबी एक टोटल सड़क बन रही है, उधमपुर से बारामूला तक। कश्मीर घाटी से शेष भारत को जोड़ेगी। 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसका मतलब केंद्र इस पर पैसा खर्च कर रहा है बड़े मात्रा में। सबसे लंबी, इसमें जो सबसे लंबी सुरंग थी अब तक, वो थी T49, जिसकी लंबाई कितनी थी, 12.75 किलोमीटर। लेकिन अब कटरा और बनिहाल खंड पे एक एस्केप टनल बन रही है, जो घोड़े की नाल के आकार की होगी। घोड़े की नाल जो होती है, क्योंकि ये दोहरी टनल है, एक तरफ आने वाला, एक तरफ जाने वाली व्यवस्था होगी, और इसकी लंबाई इससे भी ज़्यादा होगी, T49 से 12.895, और ये दुनिया की सबसे लंबी होगी। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो ऐसा पहला राज्य है, देखो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में आ चुका था, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। बजट 2021-22 में 500 करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया था। इस मिशन की घोषणा की थी, और एक समिट हुई थी अभी 2022 में, तमिलनाडु क्लाइमेट समिट। इसके दौरान जो M.K. स्टालिन हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ पे उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि हमारा खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन होगा। 3 प्रमुख मिशन है इसके अंतर्गत, कौन से, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन, और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन। तो आ सकते, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे दे दिए, ये ध्यान रखना। आप जितना भी ई-दृष्टि पढ़ते हो, जो लोग इसके घटना सार पढ़ते हैं, और 1-2 बुक, सबका सार दे दिया मैंने। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है। धर्मदम नामक एक जगह है जो भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, केरल के कन्नूर जिले में है। प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है।
इसमें क्या है, प्रत्येक स्थानीय निकाय के जो वार्ड हैं धर्मदम में, वहाँ पे पुस्तकालय है। एक व्यक्ति थे पुथुबायल नारायण पडिक्कर, पुथुबायल नारायण पडिक्कर। इनको केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। इनकी पुण्यतिथि को क्या वायना दिनम के रूप में घोषित किया गया है। 19 जून को इनकी पुण्यतिथि को। तो कितना अच्छा काम करके गए। ये देखो केरल, देखो देश में हर एक चीज़ में जितने भी इंडेक्स होंगे ना, HDI इंडेक्स होगा, स्वास्थ्य इंडेक्स होगा, पोषण इंडेक्स होगा, हर एक चीज़ में केरल नंबर 1 पे रहता है, हर एक सिंगल चीज़ में। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। केरल में शिक्षा जो साक्षरता है वो 96% से ऊपर है देश भर में। मृत्यु दर यहाँ कम मिलेगी, मातृ मृत्यु दर आपकी दुनिया के एवरेज से भी कम है, यहाँ की जो जन्म दर है वो भी कम है। तो ये हर एक चीज़ में आगे क्यों है? क्योंकि ये शिक्षा पे बहुत जोर दिया इन्होंने। 2 चीज़ों पे जो अमर्त्य सेन थे, ये विकास मॉडल लेके आए थे, तो इन्होंने 2 चीज़ों में ध्यान दिया था, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, और ये केरल ने अपना लिया था। इसलिए केरल आज इंडिया में सबसे आगे चलता है हर एक चीज़ पर, ठीक है। तो इनकी पुण्यतिथि को वायना दिनम के रूप में घोषित किया गया। ये इनका नाम याद करना जरूरी है, पुथुबायल नारायण पडिक्कर, और धर्मदम तो याद करना जरूरी है। हाल ही में तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तिरुवनंतपुरम जानते हो, राजधानी है केरल की। इसमें क्या हुआ, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों पे एक पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि होते हैं लघु चित्र, का उद्घाटन किया गया। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ पे लगा है? तिरुपति नगर। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी जहाँ पे मंदिर है। और किस तकनीक पे है? फाइटोरिड तकनीक पर आधारित है। इसे विनायक सागर नामक एक झील है, इसके पुनः उपयोग, इसका जल है जो, इसके पुनः उपयोग के लिए इसको लगाया गया, क्योंकि ये क्या करेगा, उपचार कर देगा उस जल का। फाइटोरिड तकनीक का विकास किसने किया? CSIR तथा नीरी। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है इसका, ठीक है, नागपुर में इंस्टीट्यूट है। CSIR तो पता है, सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना? केरल। तो केरल के बारे में एक और चीज़ देखो, हर चीज़ में यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो डिजिटल हो गया था पूरी तरह से। ये लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा भी केरल ने पहली बार की थी। तो हर एक चीज़ में ये लोग बहुत आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी इनके यहाँ काम चल रहा है। स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्कीम फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम रिसर्च चलेगा, आयुर्वेद पे इसी प्रकार का रिसर्च चलेगा जिस प्रकार से एलोपैथी पे चलता है। तो उसी के लिए स्कीम आई है कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो WHO का कार्यालय है वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना। इंडिया में कहाँ? मोदी जी गए थे, घोषणा की थी उन्होंने, गुजरात का है एक जिला। आप लोग बताना क्या है। और हल्की सी हिंट दे दें तो आपको हिंट ये है कि वहाँ पे बहुत बड़ी रिफाइनरी है एशिया की, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, प्राइवेट है। आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और एनसिज्म, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया है। क्या करेंगे? एनीमिया, मधुमेह, मोटापा, मेलिटस, सोराइसिस पर ध्यान दिया जाएगा। और भी 2-3 रोग थे, मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाल दिए। अब आते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक। ये सूचकांक है, इंडिया की बात हो रही, बाकी सारे सूचकांक आपके वर्ल्ड लेवल वाले बाद में आएंगे। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, ये 2 क्या है निकालते हैं मिलके, क्या सामाजिक प्रगति सूचकांक। 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, इनके 707 जिले इसमें शामिल थे। तो अलग अलग इन्होंने ग्रुप में बांट दिया है। तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक उच्च प्रगति वाले राज्य कौन से हैं? पुदुचेरी, 65.99 स्कोर है इनका। लक्षद्वीप, तो 1, 2, 3 अत्यधिक उच्च प्रगति में, मतलब सबसे इंडिया में सर्वाधिक गति से सबसे शीर्ष पे कौन से? ये 3 है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। 65 का सबका स्कोर है, हल्का सा पॉइंट में अंतर। नीचे वाले पे देख लेते हैं। 31 पे यूपी है, उड़ीसा 32 पे है, MP 33 पे। सामाजिक प्रगति की बात हो रही। और झारखंड सबसे नीचे है आपका, 43.95 इसका स्कोर है। सबका स्कोर दे दिए। ये डायरेक्ट पूछे यूपी PCS में तो ऐसे ही पूछते हैं थोड़ा डिटेल में स्कोर के साथ। आजकल ये लोग 2-3 डेटा पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने ये डेटा भी दिया है आपको। अब नमामि गंगे पहल को जो वीडियो वाले हैं वो भी इसी तरीके से याद करें, जरूरी नहीं किस चीज़ पे पॉइंट बन जाए, हो सकता है केवल स्कोर ही पूछ दे। तो आप इसको अभी पहले मिल जा रहा है आपके, तो 10 बार रिवीजन हो जाएगा, एक एक चीज़ रट जाएगी। लास्ट में 1.5 मंथ का और ऐड करोगे आप, इससे ज़्यादा आपका आएगा ही नहीं।
ये जो 4 पार्ट में करा दिया जाएगा वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो नमामि गंगे पहल को यूनाइटेड नेशंस की मान्यता, जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। 100% इसका केंद्रीय वित्त पोषण। अब नमामि गंगे क्यों चर्चा में आ गई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने इसे दुनिया भर की जो शीर्ष 10 वो हैं पुनर्स्थापना, कोई भी जल वो है आद्यभूमि है उसकी पुनर्स्थापना, तो ये आद्यभूमि ना होगी, ये तो नदी है, तो इसकी पुनर्स्थापना हेतु जो शीर्ष 10 वो पहले हैं उसमें स्थान दिया है इनको। तो जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई। 100% केंद्र पैसा देता है। फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकंड को मंजूरी, 2026 तक एक चलेगा मिशन। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसे 16 शीर्ष पुनर्स्थापन पहलों में स्थान दिया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी COP15 के दौरान। गुजरात तथा हिमाचल विधानसभा चुनाव। गुजरात में अब 2 जगह चुनाव हुए, तो देख लो 2 चरण में मतदान हुआ गुजरात में। 182 सीटों पे मतदान हुआ। इसके बाद ये आपकी 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित थी। यहाँ पे एससी के लिए कम आरक्षित है, एसटी के लिए 27 सीटें आरक्षित थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मत भूलना। कुल कितना मतदान हुआ है, 64.33% मतदान हुआ। गुजरात विधानसभा में लगातार बीजेपी की ये 7वीं जीत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीजेपी लगातार 7वीं बार जीती है। यहाँ पे 156 सीट अब तक की रिकॉर्ड जीते। इतनी सीटों से कोई भी पार्टी नहीं जीती, जबकि ये लग रहा था कि पिछली बार 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई थी बीजेपी। और इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या एक प्रयोग किया था कि पूरी मंत्रिपरिषद जितनी थी सीएम समेत बदल दिया था, ना किसी मंत्री को रिपीट किया था ना सीएम को। हिमाचल प्रदेश 68 सीट, यहाँ पे एससी के लिए 17 सीटें रिजर्व है, एसटी के लिए 3। 75.6% मतदान हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्थल कौन था, तासी गंग यहीं पे था। इसमें 100% मतदान हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। कांग्रेस को यहाँ पे 40, कांग्रेस को बहुमत मिल गया यहाँ पे, और बीजेपी 25 सीटें ही जीत पाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू या सुखविंदर सुक्खू यहाँ के सीएम बने हैं, तो सीएम का नाम भी याद करना। और यहाँ पे भूपेंद्र पटेल थे। आगे आते हैं, 1 मिनट। हिमालयन याक नाम सुना होगा आपने। इसको खाद्य पशु का दर्जा मिला है। खाद्य पशु का दर्जा क्या होता है, इससे अब इनका ना पशुपालन में इनको शामिल कर लिया जाएगा। दूध और मांस उद्योग जो है उसका एक पार्ट बन जाएंगे जो हिमालयन याक है। इनके दूध का सेवन भी मनुष्य करने लगेंगे। कौन देता है ये दर्जा, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देते हैं। और इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि FSSAI किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत। तो अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है बाइसन, भैंस, मवेशी शामिल होते हैं इसमें। मतलब बाइसन नामक एक जानवर होता है, भैंस और मवेशी ये सब याक में शामिल होते हैं। 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसमें बताया गया था कि 58,000 जो हैं वो याक हैं इंडिया में। FSSAI जो है पैनल द्वारा इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता, दूध तथा मांस उद्योग का भी हिस्सा बना लेंगे इसको। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू हो चुकी है। अब यूपी में टोटल 7 जिले हो गए जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। 3 ये हो गए, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। उसके पहले लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी यहाँ पे शुरू हो गई थी। इसमें क्या होता है कि जो डीएम होता है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति डीएम के पास होती है। तो पुलिस जो होती है, एसपी होता है या कमिश्नर होता है, पहले डीएम की वो लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, जो पुलिस कमिश्नर होगा उसके पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हो गई। तो कभी देखते हो शूट एंड साइट का ऑर्डर देना है या और भी कोई बड़ा ऑर्डर देना है तो वो डीएम देता था, अब यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अगला आता है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पर्टी। देखो इंडिया में बहुत सारे स्टैच्यू हो गए, मैंने सारे डिटेल में दे दिए। ये पूछेगा ही पूछेगा, एक ना एक स्टैच्यू आपका आ जाएगा, क्योंकि यूपी में पूछता है, इनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पर्टी कहाँ बना है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु जो आपका एयरपोर्ट है उनका नाम ही है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहीं पे थे एक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जिनको आधुनिक बेंगलोर का निर्माता भी बोला जाता है। ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंत थे, ठीक है। केम्पेगौड़ा जो थे, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा 16वीं शताब्दी के सामंतवादी शासक थे। आधुनिक बेंगलोर के संस्थापक भी इनको माना जाता है। 11 नवंबर 2022 को पीएम ने केम्पेगौड़ा की एक प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ, इसी पे बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। कांस्य की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई कितनी, 108 फीट। शिल्पकार कौन है, राम बी सुतार, इनके बारे में जान लो। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है सरदार सरोवर डैम पे, नर्मदा नदी पे जो है, वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया था, बहुत ही फेमस है। तो राम बी सुतार।
इन्होंने ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर, इनको डिजाइन किया है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है, कहाँ पे है? राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में, नाथद्वारा नगर में। विश्वास स्वरूपम नाम दिया, बिलीफ मतलब विश्वास, तो विश्व स्वरूपम इनका नाम संस्कृत में है। ऊंचाई कितनी है? 369 फीट या 112 मीटर। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ पूछे तो राजस्थान में, ये पूछा जा चुका है शायद यूपीपीसीएस में ही पिछली बार। स्टैचू ऑफ पीस देख लो, राजस्थान के जैतपुरा में है, ये भी पिछले साल बन गया है। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पे, 151 इंच की ही है, अष्ट धातु से बनी है, जिसमें सोना चांदी सब आता है। फिर अगला स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये भी पिछले साल का 2022 का करंट है। रामानुजाचार्य जो हैं आपके, उनकी प्रतिमा है हैदराबाद के शमशाबाद में। जो हैदराबाद कहाँ था? तेलंगाना, तेलंगाना का जिला है शमशाबाद। शमशाबाद के चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। 11वीं सदी के संत थे श्री रामानुजाचार्य। शंकराचार्य का नाम सुना है, सेकंड नंबर पे यही थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैत इन्होंने दिया था। ऊंचाई कितनी है? 216 फीट, पंचलोह से बनी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। पहली कौन सी? बुद्ध की है, थाईलैंड की, थाईलैंड में बुद्ध प्रतिमा। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, ये भी है, यूपी में बनी है, इन्हीं की ही, ये ध्यान रखो, रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है इन्हीं की ही एक कलाकृति, छोटी है, ये प्रतिलिपि है, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी, अयोध्या जनपद में योगी जी ने इनका अनावरण किया था। तो डिग्निटी पूछे तो यूपी के अयोध्या। स्टैच्यू ऑफ पीस एक दूसरा भी है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर, मकराना कहाँ है? मकराना की खान राजस्थान में, यहीं से ताजमहल के लिए भी पत्थर यहीं से आया था। 4 फीट ऊंची है और 600 केजी वजन है। सारे स्टैचू बता रही है, इससे कि कोई आए तो आपका छूटेगा। फिर यूपी का पहला ईट राइट स्टेशन, FSSAI जो आपका है ना, ईट राइट मूवमेंट चला रहा है। ईट राइट में क्या होता है? फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड इतने हाई होने चाहिए, व्यक्ति के स्वास्थ्य वगैरह सही बना रहे। तो इसके द्वारा ईट राइट अभियान चलाया जा रहा है, मेनली ये स्टेशनों पे चला रहा है। तो स्टेशनों को ईट राइट स्टेशंस का ये अवार्ड दे देते हैं। तो टैगलाइन क्या है? सही भोजन बेहतर जीवन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया हाल ही में। दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी दिया गया था। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सबसे पहला किसको मिला था? वो है मुंबई सेंट्रल को। आ सकता है यूपी से रिलेटेड है। अगला PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। देखो अभी तक क्या था ना, अलग अलग उर्वरक चल रही थी, जैसे DAP अलग बनती थी, इसके बाद पोषण आधारित सब्सिडी मिलती थी, तो यूरिया अलग चल रही थी, NPK अलग चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, एक ही ब्रांड, भारत ब्रांड के तहत यूरिया बेची जाएगी। भारत का एक बैग दिया है, उसी के तहत सबको यूरिया बेची जाएगी। तो इसके तहत PM ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। उर्वरकों हेतु एक ही ब्रांड और लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रांड नाम क्या है? भारत। यूरिया, DAP, NPK सबके लिए एकल ब्रांड, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। आगे आ जाते हैं, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 क्या है? इंडेक्स निकालते हैं। पब्लिक अफेयर्स मतलब लोगों से रिलेटेड है, कि जो आप प्रशासन वगैरह उससे। तो गैर लाभकारी एक थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, PAC। इसके द्वारा ये विकसित किया जाता है। प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसका 7वां संस्करण है। 18 बड़े राज्य तथा 10 छोटे राज्यों हेतु है। बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है पब्लिक अफेयर्स में। ये देखो, प्रशासन में हरियाणा थोड़ा माना जाता है कि वैसे टाइप का है, लेकिन नहीं, पहले नंबर पे। छोटे राज्यों में सिक्किम पहले पे, ये मत भूलना। हो सकता है ऐसे 1-2 अफेयर से आएगा। इंडिया के जो 1-2 रैंकिंग है, टोटल 7 से 8 ही रैंकिंग होती हैं राज्यों की, उनसे 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे यूपीपीसीएस में। हरियाणा 0.694, तमिलनाडु 0.666, केरल 0.666, फर्स्ट सेकंड थर्ड। शीर्ष छोटे राज्यों में क्या? सिक्किम और हिमाचल। यूपी को 12वां स्थान मिला है, इनका स्कोर था 0.520। 2021 में 18वां था, तो इन्होंने क्या है 6 अंक का इम्प्रूवमेंट किया है। भारत में कुल विद्युत क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुल विद्युत क्षमता भारत की कितनी? 2023 तक जीवाश्म तथा गैर जीवाश्म में 4,12,212 मेगावाट थी। छोटी जल विद्युत क्षमता कितनी थी? 4,943। छोटी जल विद्युत क्षमता होती 25 मेगावाट से छोटी। इसको क्या है ना, इसको मान लिया जाता है कि नवीकरणीय है, छोटी जल विद्युत को। बड़ी वाली को नहीं माना जाता नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि बड़ी वाले से पर्यावरण का ह्रास होता है, बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती।
तो बृहद जल विद्युत क्षमता कितनी है? 46,850 मेगावाट, 11.4% है और 1.2% ए है, तो टोटल मिला लो तो 12.6% ही क्षमता है। हिमाचल के चांजू तथा देवथल चांजू नामक, हिमाचल में चांजू और देवथल चांजू नामक 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखी गई। तो ये नाम अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि हिमाचल में। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, बल्क ड्रग किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं सक्रिय एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एपीआई। अभी कोरोना काल में आप लोग को याद हो कि भारत की दवाओं का कारोबार बहुत व्यापक पैमाने पर दुनिया यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, चाइना ने कच्चा माल भेजना बंद कर दिया, तो यहाँ दवा बनने की स्पीड कम हो गई। तो जो देश में दवाएं बनती हैं उसका 90% कच्चा माल चाइना से आता है, जिसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये चाइना से आता है, ठीक है। अब इसको एपीआई को अब इंडिया ने ये चीज़ कर ली कि सप्लाई चेन, कोविड के बाद क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन को हमें थोड़ा लचीला बनाना है, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करनी, पूरी दुनिया ये चाह रही, तो इंडिया ने इसको तो लपक लिया। मोदी जी ने पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है वो कर दी, इंसेंटिव देने लग गए। उसी आधार पे यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्कों की स्थापना हो रही। तो बल्क ड्रग पार्क मेनली क्या है, सक्रिय औसत सामग्री के निर्माण हेतु। पीएम द्वारा हिमाचल के ऊना में इसकी आधारशिला रखी गई और पहला बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे, गुजरात के भरूच के जम्बूसर में लगाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के ऊना में और पहला वाला। मोढेरा जो है आपका 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है गुजरात का मेहसाणा। मोढेरा का सूर्य मंदिर सबने सुना होगा, कोणार्क का सुना होगा, मोढेरा में भी वैसा ही एक सूर्य मंदिर है। पहला ऐसा विरासत स्थल है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है। तो पहला ऐसा गांव भी है जो 24/7 सौर ऊर्जा संचालित है और पहला ऐसा विरासत स्थल भी है। अगला देख लेते हैं, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1.0 और 2.0। सुजलाम आपका यूपीपीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है, इस बार चांसेस है कि सुजलाम अभियान जो है 2.0 चलाए। 2 अक्टूबर को ये इनसे रिलेटेड अवार्ड दिए गए। 100 दिवसीय सुजलाम अभियान पहली बार कब शुरू हुआ, 25 अगस्त 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा शुरू किया गया। अब सुजलाम में ये पूछा गया था कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एक तो ओडीएफ आता है, शौचालय वगैरह, ओडीएफ प्लस आता है, दूसरा आता है जल सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना, तो 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों का निर्माण करना और अन्य उपायों से ओडीएफ प्लस गांवों का निर्माण करना, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। रैंक स्वच्छता ही सेवा में रैंकिंग देख लो क्या है, कर्नाटक, बिहार और लक्षद्वीप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे। सुजलाम 1.0 में एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सुजलाम 2.0 में कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जो हुआ है आपका वो देख लो, ये कौन करता है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा होता है। एसएसजी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 को इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नाम आ सकता है, इसके द्वारा संचालित किया गया। देश के 33 राज्यों में यूपी 18वें स्थान पे इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, इसका क्या है 694.74 और बिहार 32वें स्थान पर 377.80। शीर्ष 3 बड़े राज्य देख लो कौन से हैं, तेलंगाना स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात हो रही, शहरी अलग होता है, ठीक है। जो ग्रामीण होता है वो किसके अंतर्गत होता है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, और जो आपका शहरी होता है वो शहरी विकास एवं आवासन मंत्रालय। हरियाणा और तीसरे पे तमिलनाडु। शीर्ष 3 छोटे राज्य कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली और सिक्किम। शीर्ष 3 जिले देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, भिवानी हरियाणा में आता है, जगत्याल और निजामाबाद तेलंगाना में। मोबाइल ऐप तथा वेब पोर्टल के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी वालों के लिए, भागीदारी, इसी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जो भागीदारी मोबाइल और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी यूपी में, और देश में सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन सा है, कानपुर देहात। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी देख लो, 6वीं बार इंदौर पहले नंबर पे आया, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। 1 से 10 लाख की जनसंख्या पर, 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले उसमें देख लो तो तिरुपति, मैसूर और नई दिल्ली, ये वाले क्या है 10 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या की बात हो रही है। शीर्ष 10 राज्य कौन कौन से, एमपी, छत्तीसगढ़, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और 100 से कम, ये 100 से ज़्यादा स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय मतलब क्या होता है, जो शहरी स्तर, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह। और यहाँ 100 से कम स्थानीय निकाय अगर जिन राज्यों में, तो उनमें शीर्ष कौन सा है, त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड। झारखंड इसके पहले पे था, ठीक है, पिछले वाले। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना, ये ध्यान रखो।
इंदौर हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करके आता है, ठीक है। तो हर साल एक तो फर्स्ट रहता है स्वच्छ सर्वेक्षण, और दूसरा इस बार पहला, देश का एकमात्र पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर है, बाकी सब 5 स्टार हैं, भोपाल वगैरह। शीर्ष 5 गंगा नगर देख लो तो 3 ही लिखे हैं, 3 की जरूरत होती है, हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश, जो बड़े वाले हैं। छोटे वाले में बिजनौर आपका प्रथम है। भारत की पर्यटन सांख्यिकी देख लो, शीर्ष 5 आगंतुक देश पर्यटन सांख्यिकी में, जो पर्यटक जहाँ से भारत आए, ठीक है। तो यूएसए के पर्यटक आए सर्वाधिक इंडिया में, फिर बांग्लादेश के आए, फिर यूके के आए। भारत में 2021 में कितने आए? 7 मिलियन विदेशी पर्यटक आए टोटल। 10.6% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि कोविड काल था उसके पहले। शीर्ष गंतव्य भारत वाले सर्वाधिक कहाँ जाते हैं? यूएई में, फिर यूएसए में, फिर कतर में। तो पूछा जा सकता है ना। पर्यटन सूचकांक एक निकलता है, IMF वो निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो पर्यटन से रिलेटेड सूचकांक भी आता है एक। विदेशी पर्यटक भारत में सर्वाधिक किस राज्य में गए? तो पंजाब, कनाडा वाले हैं ये, है ना, कनाडा। फिर महाराष्ट्र, मुंबई वाले, फिर दिल्ली। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जहाँ जाते हैं वो पंजाब, फिर महाराष्ट्र और फिर दिल्ली। देशी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ? तमिलनाडु, फिर यूपी, फिर आंध्र। ये मत भूलना, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। PM श्री स्कूल योजना, देखो अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, केजरीवाल जी बता रहे थे मैंने इतने स्कूल बनवाए, इतने बनवाए। तो दिल्ली में नगर निगम का MCD का चुनाव था, तो इसके लिए क्या हुआ, उसी टाइम पे एक योजना निकली मोदी जी ने, देश भर में 14,500 मतलब 14,500 स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इनको आदर्श स्कूल बनाया जाएगा, ग्रीन स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क इनमें बनेगा, जिससे इनकी गुणवत्ता का भी आकलन होगा। तो केजरीवाल ने बोला था कि हमने मजबूर कर दिया इन्हें बनाने के लिए। तो यहाँ से PM श्री स्कूल योजना समझ लेना किससे रिलेटेड है। नए स्कूल होंगे और पुराने स्कूलों का क्या होगा, यहाँ पे उन्नयन होगा, पुनरुद्धार होगा, उनमें नई चीज़ें अपग्रेड की जाएंगी। नमस्ते योजना, नमस्ते योजना क्या है? जो हाथ से, देखो हाथ से मैला उठाने वाले लोग अभी भी हैं, जो सफाई करते हैं सेफ्टी टैंक का, ये सब, तो इनकी जान को बड़ा खतरा रहता है। कई बार जहरीली गैस निकलती चले जाते हैं, हाथ से वैसे ही धोना ये अमानवीय प्रथा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला। तो अब क्या है, स्वचालित मशीनें वगैरह आ गई हैं, उनका उपयोग करने की बात हो रही है, इनको बढ़ावा देने के लिए। तो इसी कई हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रच्छेद और पुनर्वास। आवासन और शहरी मंत्रालय जो है वो इसको देखेगा, प्लस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। फुल फॉर्म इसका क्या है? मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। नमस्ते। सामाजिक न्याय हेतु क्या है? 500 शहरों को स्टार्टिंग में इसमें शामिल किया गया, ये अमृत शहर है 500। आगे आते हैं, मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला की आपने जो ज्ञान लिया है, जो साक्षरता मिली, उसका उपयोग भी कर पा रहे हो कि नहीं? तो 2011 की जनगणना, ये जनजातीय जिला है सबसे बड़ी चीज, मंडला MP का है। तो क्या होता है कि 2011 की जनगणना में मंडला में 66.9% साक्षरता थी, लेकिन इस टाइम 100% वो भी कार्यात्मक साक्षरता हो गई। केवल अंगूठा मतलब केवल हस्ताक्षर करना नहीं आता है, ये और भी काम कर लेते हैं। अब भारत का पहला कार्यात्मक साक्षर जिला मंडला ही है। स्माइल 75, स्माइल 75 क्या है? स्माइल करके एक परियोजना शुरू की थी मोदी सरकार ने पिछली साल, सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये मेनली 2 लोगों के लिए थी, जो किन्नर होते हैं, आपने देखा होगा, भीख मांगते हैं, उनके लिए थी कि इनका पुनर्वास किया जाए, कल्याण किया जाए। दूसरा जो भीख मांगने वाले हैं उनके लिए था कि इनका भी पुनर्वास किया जाए, इनको सब चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए आई थी स्माइल योजना। ये छतरी योजना है, और जितनी भी इस टाइप की योजनाएं आती हैं वो होती हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर, क्योंकि जो भी वंचित तबकों के लिए होती है वो आती है सामाजिक न्याय के अंतर्गत, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्माइल 75 क्या है वो देख लो। 75 नगर निगम, क्योंकि ज़्यादातर शहर में ही ये सब घटनाएं होती हैं, भीख मांगने वाले ये सब, तो 75 नगर निगमों की इन्होंने पहचान की, इसलिए इसको स्माइल 75 नाम दे दिया। इसकी 2 उपयोजना वही हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण और भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों का पुनर्वास। भिक्षावृत्ति सर्वाधिक कहाँ पे है पूरे देश में? तो वो पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे यूपी में। आगे आते हैं, गति शक्ति विश्वविद्यालय की एक स्थापना होने वाली है। इसके लिए बिल पारित हो गया राज्यसभा में और लोकसभा में पहले ही हो गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है आपका 2009, इसमें संशोधन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की पूर्ति कराना, मतलब पूर्ति हेतु खोजना इनको प्रतिभा को, या उसको प्रशिक्षण देना। तो ये है,
इसका क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्षेत्र, ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी तो संपूर्ण भारत में ये काम करेगा और विश्व भारत के बाहर भी इसके केंद्र बन सकते हैं। तो ये बहुत आगे की सोच के काम हो रहा है। अभी जो काम हो रहा है आगे के 30 से 40 साल का सोच के हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ें हो रही हैं। इंडिया की विकास दर अब जो लोग कर रहे हैं ना, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतनी होगी, वो भी अपनी चीज़ें बदल रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, सबको पता है। इसके पहले पश्चिम बंगाल के ये क्या थे, राज्यपाल थे, ममता जी जो हैं, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। निर्वाचक मंडल में पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था टोटल कितने सदस्य थे, तो इस बार टोटल सदस्य इनके चुनाव में कितने थे, 788। देखो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है, राज्यसभा के सारे सदस्य और लोकसभा के, बस इतने। इसमें आपके दोनों सदस्य आ जाते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। तो टोटल 788 थे। और मार्गरेट जो विपक्ष की उम्मीदवार थी वो कौन थी, मार्गरेट अल्वा, कांग्रेस की ये उम्मीदवार थी। अगला देख लो, बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, एक मंडला का बताया था, कार्यात्मक साक्षर जिला। बुरहानपुर भी आपका एमपी का है। ये पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। हर घर में यहाँ पे 100% वर्क करने वाले नल जल कनेक्शन हो चुके हैं। गोवा पहला ऐसा राज्य था जो हर घर राज्य बन गया था। भारत नवाचार सूचकांक 2021, ये क्या है, नीति आयोग इसको जारी करता है, 2019 में प्रथम जारी किया था। कुल 66 संकेतक होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, उसने एक पहले भी जारी किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने, ये भी है। इसका ज्ञान आधारित भागीदार रहा है, इसके साथ मिलकर किया। शीर्ष बड़े राज्य, क्योंकि नवाचार की बात हो रही है, इनोवेशन की, तो इनोवेशन कहाँ होता है बताओ इंडिया में, थोड़ा सोचो। आईटी सिटी कौन सी है भारत की, बेंगलुरु। तो कर्नाटक में ही सर्वाधिक इनोवेशन होते हैं, तो कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा। ठीक है। पहाड़ी राज्य मणिपुर, यूके और मेघालय। पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक आगे कौन सा, मणिपुर, फिर यूके और मेघालय। यूनियन टेरिटरीज में आओ तो दिल्ली दूसरे पे, चंडीगढ़ पहले पे इनोवेशन में। यूपी को 7वां नंबर मिला है, इसके पहले 9वें नंबर पे था 21 में। तो यूपी ने इंप्रूवमेंट किया है, इनोवेशन यूपी में चल रहा है, इसका मतलब। फिर एक पुराना करंट है लेकिन 1 साल का ले रहे हैं तो ये भी आ जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था मोदी जी ने। 296 किलोमीटर लंबाई है। टोटल 7 जिले हैं। चित्रकूट से प्रारंभ होता है, इटावा में ख़त्म होता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। निर्फ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, निर्फ करके एक रैंकिंग निकलती है, इंडिया की रैंकिंग 2022 निकली है। देखो ये रैंकिंग का मैं बता देता हूँ, निर्फ की निकले या इंडिया की कोई भी निकले तो उसमें आईआईटी मद्रास आपको प्रथम पे मिलेगा, आईआईएससी बेंगलुरु आपको दूसरे पे मिलेगा, फिर बॉम्बे वगैरह का। दुनिया की टाइम्स वगैरह की रैंकिंग निकलेगी, दुनिया वाली जो है, या क्यूएस रैंकिंग मिले, क्वार्टरली साइमंड्स करके ऐसे यूनिवर्सिटी की निकलती है। ठीक है, इसमें आपको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा प्रथम पे। ये ट्रेंड चल रहा है थोड़ा, लेकिन एक बार चेक कर लिया तो ठीक है। तो इसमें शीर्ष पे कौन है, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर और फिर आईआईटी बॉम्बे। अगर यूनिवर्सिटी देखो कि केवल यूनिवर्सिटी देखोगे तो इसमें ये क्या कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलोर, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। यूपी के संस्थान कौन से, आईआईटी कानपुर 5वें पे, आईआईटी बीएचयू या आईटीबीएचयू भी बोलते थे पहले, अब आईआईटी हो गया 11वें पे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 19वें पे। विश्वविद्यालय श्रेणी में आईआईएससी प्रथम स्थान पर। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस, अभी यहाँ पे 3 दिन पहले एक फंक्शन चल रहा था नाइट में, मिरांडा हाउस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, बहुत टॉप क्लास कॉलेज है, तो ये प्रथम पे था। नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है, एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग एक्ट है, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग की फूड सिक्योरिटी कहाँ है, किस राज्य में क्या है, तो उड़ीसा प्रथम पे आ गया। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उड़ीसा जैसे गरीब राज्य के लिए। दूसरे पे यूपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरे पे आंध्र, अंतिम पे गोवा और छत्तीसगढ़। तो एनएफएसए रैंकिंग में उड़ीसा, यूपी, आंध्र, ये याद कर लेना, हो सकता आ जाए। सबके स्कोर भी लिख दिए मैंने। 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अभी उपराष्ट्रपति देखे थे। अब तो चुनाव कौन सा वाला हुआ है वो याद रखना है, और किस नंबर के राष्ट्रपति बने वो। तो पीसी मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव थे, वो इनके क्या बने, चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे पीसी मोदी। द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति बनी है हमारी, एसटी समुदाय से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े थे, 15वीं राष्ट्रपति हैं ये भारत की, उड़ीसा की रहने वाली है। ठीक है। पुल्लम पारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत,
पुल्लमपारा कहाँ है? केरल में। तो देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है क्या? पुल्लमपारा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना इसी को लक्षित करके बनाई गई। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। ठीक, अब आ जाते हैं अग्निपथ। देखो केरल में ये सारी चीज़ें, देखो मैंने फिर बताया केरल हमेशा टॉप पे रहेगा, क्योंकि ये लोग बहुत पहले सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो राज्य बहुत पहले से इन सब चीज़ों में ध्यान दे रहा है तो वो तो और ज़्यादा ध्यान देगा, पढ़े लिखे हैं तो फिर और ज़्यादा इनोवेशन करेंगे। अग्निपथ जो है आपकी नई रक्षा भर्ती योजना, इसमें है तो ये पुराना है, सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया कि 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के लोग लिए जाएंगे, लेकिन इस बार जब शुरू हुआ था तो 23 वर्ष तक छूट थी। नौसेना में 20% महिला आरक्षण दिया है। 4 वर्ष बाद एक मुफ्त सेवा निधि कितनी? 11.71 लाख इतनी मिल जाएगी, जिसको बोलेंगे क्या? सेवा निधि। 28 मार्च 2023 को INS चिल्का ओडिशा में अग्निवीरों की प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड हुई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। INS चिल्का, चिल्का लगून पता होगा उड़ीसा में, तो आप उसी के नाम पे INS चिल्का है। INS जहाँ लगा होगा इंडियन नेवल शिप, नेवी का एक शिप की बात होगी यहाँ पे। हाँ, तो इस पे क्या हुआ? अग्निवीरों की प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड हुई। अगला देख लो, भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू हुई है। इसका टैगलाइन क्या है? देखो अपना देश। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? कोयम्बटूर उत्तर, कोयम्बटूर उत्तर है, उत्तर प्रदेश नहीं है, कोयम्बटूर नॉर्थ से। कहाँ? ये तमिलनाडु में आता है कोयम्बटूर। साईनगर, साईनगर का नाम तो सुना होगा, शिरडी वाले साईं बाबा। तो साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। अगला देखते हैं, NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में NHAI का नाम शामिल हो गया है। इन्होंने लगातार बिना रुके 105 घंटे तक सड़क बनाई है। कितनी? 84.40 किलोमीटर तक। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो चुकी है? देश में 1,40,995 किलोमीटर। जब से नितिन गडकरी जी आए हैं हमारे हाईवे मिनिस्टर, वो उन्होंने बहुत स्पीड बढ़ा दी है। पहले 9 किलोमीटर बनता था एक दिन में रोड, अब वो 37 या 38 के आसपास बना रहे हैं, और भी उनका बढ़ाने का लक्ष्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क दूसरा, लेकिन पहला नहीं, इंडिया में है। टोटल सड़कें कितनी हैं? 63.72 लाख किलोमीटर। बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस, इन दो को मिला के बनती है जो कंक्रीट, 3 चीज़ें। सड़क निर्माण में सफलता रिकॉर्ड, सफलता है ये रिकॉर्ड है, यही रिकॉर्ड बना है। इस सड़क का निर्माण क्या? NH53 पे हुआ है, जो अमरावती के अकोला में बन रहा है। ये कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। अमरावती का अकोला कहाँ है? महाराष्ट्र में। 84.40 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, 105 घंटे लगातार बनाया है, 105 घंटे 33 मिनट। अगला आ जाते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक, इसमें क्या है? 2021-22 FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी, प्रथम 2019 में और चौथा संस्करण 2022 में। शीर्ष राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तमिलनाडु का कितना है? 82, गुजरात का 77.5 और महाराष्ट्र का 70। यूपी को इसमें 8वां नंबर मिला है और बिहार 16वें पे। यूपी के स्कोर देख लो 54.5। छोटे राज्यों में जो सबसे ऊंचे हैं, प्रथम 3 गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। ब्लू ड्यूक, ये भी पुराना है, 1 साल नहीं हुआ है लेकिन 5-6 महीने पुराना है। ब्लू ड्यूक नामक एक तितली है जिसको सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया। उसके जस्ट बाद अरुणाचल प्रदेश ने भी केसरे हिंद को अपनी राज्य तितली घोषित किया था। तो 5 जून 2022 का एक करंट है। दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो जल विद्युत प्लस सौर, इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा। तो जल विद्युत प्लस सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा, ये दोनों से संचालित है, इसलिए ये नाम पूछा जा सकता है। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था, ये तो 2015 का है। विश्व का प्रथम ऐसा हवाई अड्डा था जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित था, वो कोचीन का था। अगला देख लो, नामसाई घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र के नाम से ही क्वेश्चन आ सकता है। नामसाई घोषणा पत्र किस किस के बीच में? इंडिया के अंदर है, लोग अगर सोचें कहीं बाहर का है। 15 जुलाई 2022 को ये हुआ। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हुआ। किसने साइन किए? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है ये? असम के सीएम है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। इन 2 लोगों ने हस्ताक्षर किए। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था तो उसमें गृह मंत्री का भी नाम दे दिया था और लोग गृह मंत्री भी साथ में लगा के आ गए।
गृह मंत्री एक फैसिलिटेटर होते हैं, वो फैसिलिटी देते हैं, वार्ता कराते हैं, सब चीज़। लेकिन साइन किसने, 2 लोगों ने किए, क्योंकि विवाद इनके बीच में है। 123 ऐसे गांव हैं जिनके बीच में सीमा विवाद है। इस विवाद को क्या निम्नीकृत करना है, कम करना है, इस पे ये समझौता हुआ। बाघ गणना 2022 की हुई, 5 परिदृश्यों में हुई। लैंडस्केप वन दरोगा में आया था ये कि लैंडस्केप आधारित दृष्टिकोण है, तो 5 लैंडस्केप इंडिया में टोटल इन्होंने निकाले हैं, पश्चिमी घाट, हिमालयन क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, ऐसे करके, ठीक है। उसमें बाघों की संख्या 200 बढ़ गई, पहले 2967 थी, अब 3167 हो गई मिनिमम। इसी टाइम पे आपका जिस दिन मोदी जी ने घोषणा की, वो घोषणा कब हुई थी, 50 साल बाद, जो टाइगर उसकी टाइगर का कुछ हुआ था काम, उसके 50 में उस पर हुई थी ये घोषणा। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की भी शुरुआत हुई इस दिन। और 53rd टाइगर रिजर्व यूपी में बना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अब आते हैं, देश के 43 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। इसको एक बार कंफर्म कर लेना, 43 है कि 33 है, आई थिंक 33 है, एक बार कंफर्म कर लेना, इस वाले को अपडेट कर लेना, ठीक है, या मैं उसमें कमेंट में कर दूंगा। तो देश के इतने नए उत्पादों को जीआई टैग मार्च कब 2023 में मिला है। उच्चतम जीआई अब तक का सर्वाधिक, एक साल में सर्वाधिक जीआई टैग इसी साल मिले हैं, ये रिकॉर्ड है। बिहार में कितने मिले हैं, 1, यूपी में सर्वाधिक 10, एमपी में 1, जम्मू कश्मीर में 8, तमिलनाडु में 1 और छत्तीसगढ़, बाकी एक और थे वो लिखे नहीं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए। कुल जीआई टैग अब तक देश में टोटल जीआई टैग कितने हो गए, 465। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे कवर किया, ध्यान से देना। जीआई टैग क्या है, कौन देता है, उद्योग एवं संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग, पहले इसको बोला जाता था, अब क्या बोलते हैं, डीपिट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो उद्योग संवर्धन तथा आंतरिक व्यापार विभाग है, इसके अंतर्गत एक आती है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ये देती है देश की, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इस बार किस किस को मिला है, बनारस पान को मिला है, बनारसी लंगड़ा आम को मिला, बनारस से 2 उसको मिला है, ठीक है। रामनगर भंता जो बैगन होता है, इनको मिला है। आदम चीनी चावल मिला है, अलीगढ़ ताला को मिला है, बखरा पीतल को मिला है, बांदा सजर पत्थर को मिला है और प्रतापगढ़ आंवला को मिला है। ये सारी चीज़ें यूपी में इस बार जीआई टैग मिले, इनको याद कर लेना, कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, बिल्कुल। यूपी के अब तक 45 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। अब आ जाते हैं, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, लीगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। लीगो इंडिया ये ना दुनिया भर की वन ऑफ द सबसे बड़ी परियोजनाएं हैं, जो ब्रह्मांड के कणों की, सूक्ष्म पार्टिकल की, रेडिएशंस की, इन सब की जांच करती है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी संबंधित है। एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC मशीन थी जो सबसे बड़ी है, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड ही है। तो ये 2 अमेरिका में ऐसी लैब्स लग चुकी थी, लेकिन टोटल 3 चाहिए तभी वर्क कर पाएंगे अच्छे से। तो एक इंडिया में स्थापित होनी थी, 2016 में मोदी जी और बाकी अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी के तहत इस बार मंजूरी मिल गई है लीगो को। 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2 प्रयोगशालाएं यूएसए में पहले से थी, जैसे मैंने बताया, तीसरी भारत में बनेगी। कहाँ बनेगी, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। परमाणु विभाग के अधीन रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक्स पीएम के अधीन आता है, ये ध्यान रखना। परमाणु विभाग आपका डायरेक्ट पीएम के अधीन होता है, एक इसरो होता है। बाकी आपके जो डीआरडीओ वगैरह है, यहाँ पे क्यों नहीं चीज़ें हो रही, डीआरडीओ वगैरह इनके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ जाता है। हिमाचल की कांगड़ा चाय है, ये और इम्पोर्टेंट, एक जीआई टैग अपने यहाँ इंडिया देती है रजिस्ट्री, जो भौगोलिक संकेतक है। यूरोपियन आयोग की भी एक रजिस्ट्री वो देती है। तो हिमाचल की कांगड़ा चाय को क्या मिला है, यूरोपियन आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक मिला है। जो भारत के बासमती चावल है, स्पेशली लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान बोल रहा था हमारे को जीआई टैग दो यूरोप में, इससे क्या हो, यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ जाता है जिसको जीआई टैग मिलता है। तो इस पर काफ़ी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि वो उसी पंजाब तरफ होते हैं, ये पंजाब हरियाणा, तो वही भूमि पाकिस्तान में भी है, वही जो सिंधु नदी सप्त नदी वाला क्षेत्र है। तो वो बोलते हैं हमारा बासमती ओरिजिनल है, हमारे वाले को तो ये बोलते हैं हमारा। इसे 2005 में जो हिमाचल की कांगड़ा चाय है, भारत ने 2005 में ही इसको जीआई टैग दे दिया था। यूरोपियन जो है आयोग, उसने इस साल दिया। अगला देख लेते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा कब, दूसरा 2026 तक। पहले पे चीन, दूसरे पे इंडिया आ जाएगा।
और अभी इस टाइम शायद यूएसए है, ठीक है। तो चीन, यूएसए, फिर इंडिया, लेकिन अब इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा। सौर विनिर्माण क्षमता इंडिया की कितनी है? 2020 में थी 10 गीगावाट, 2030 तक कितनी? 50 गीगावाट होने की संभावना है। विनिर्माण, इससे संबंधित, सौर ऊर्जा से संबंधित उपकरणों का निर्माण की बात हो रही है, लगाने की नहीं हो रही। आगे आ जाते हैं। उत्तराखंड में एशिया के 4 सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप, 4 लगे हैं टोटल, ILMT का उद्घाटन हुआ है। तो इसका नाम पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के देवस्थल नामक स्थान पे 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। असम का एक चराई देव मैदान है, उसको यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, लेकिन ये वो वाला धरोहर नहीं है, देखो आगे इसमें ट्रिक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, विश्व धरोहर स्थल की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। टोटल अभी 53 ऐसी साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जा चुका, 52, ठीक है। तो इसमें एक चराई देव मैदान है असम का। अगला देखते हैं। कर्नाटक तथा गुजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट निकली है, उसके आधार पर कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा या स्वच्छ बिजली हेतु सर्वाधिक प्रगति कर रहे हैं, और खासतौर से ये सोलर प्लस विंड एनर्जी, दोनों जगह संभावनाएं बहुत हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते, इसके पहले कहाँ से आए थे? नामीबिया से 8, नामीबिया से 8 चीते इंडिया में आए थे, 2 की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से अब 12 आ चुके हैं, टोटल 20 हो गए, पूनों में हैं सारे, ठीक है। तो अब 18 हैं पूनों में, तो कुल संख्या है, 2 की मौत मैंने लिख दी यहाँ पे। और इसके बाद 12-12 करके दक्षिण अफ्रीका से आने हैं, हर साल आएंगे, ठीक। आगे आते हैं। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम, ये मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो इंडिया में शुरू की गई। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य है, उड़ीसा ने झुग्गी मुक्त राज्य घोषित हो गया, देश का पहला है जहाँ कोई झुग्गी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पट्टा दे दिया, जिनके पास झुग्गियाँ थी पट्टा दे के उनके लिए आवास की व्यवस्था करा दी। मुगल गार्डन का नाम अब अमृत गार्डन, मुगल गार्डन है क्या? राष्ट्रपति भवन में एक गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, पर्यटकों के लिए साल में एक बार खुलता था, अब उसका नाम मुगल गार्डन से हटा के अमृत गार्डन कर दिया, ठीक है। राजपथ का नाम भी अब इन्होंने कर्तव्य पथ किया था कुछ समय पहले, तो ये भी याद रखना। जो राजपथ था जहाँ पे परेड होती है लाल किले के सामने, नहीं लाल किले के सामने नहीं, इंडिया गेट के सामने, तो उसका नाम भी इन्होंने अब क्या कर दिया? कर्तव्य पथ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब होता है? देखो 9 जनवरी को गांधी जी आए थे कहाँ? इंडिया, 9 जनवरी 1915 को, इन्हीं के उसमें मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये होता है, ये सम्मेलन हुआ 8 से 10 जनवरी के बीच में, ठीक है। इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं दुनिया में अच्छी अच्छी पोस्टों पे, उनको बुलाए जाते हैं। तो प्रवासी भारतीय मतलब जो भारतीय मूल के हैं, दुनिया में अच्छी पोस्ट पे बैठ गए। तो गुयाना के राष्ट्रपति, गुयाना जो है वहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज जब थे, तो ये गुयाना, फ्रेंच गुयाना का है, दक्षिण अमेरिकी राज्य है। दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे गन्ने की खेती होती थी, गन्ने की खेती के लिए यहाँ से ही लोग ले जाते थे मजदूरी के लिए, वहाँ पे खेतों में काम करने के लिए, वही अब वहाँ पे बस गए हैं वो जनसंख्या। तो ये कुछ देश हैं, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गई, इसके मॉरिशस हो गई, यहाँ पे इंडियन जनसंख्या अच्छी खासी है, 70% तक है, कभी कहीं कहीं मॉरिशस वगैरह है, यहाँ तो आपकी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जो मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि कौन थे? श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये कहाँ के? सूरीनाम के राष्ट्रपति, दोनों भारतीय मूल के। भारत इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की काउंसिल होती है। इसके 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। कौन चुना गया? भारत की यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। तो जब भारत अध्यक्ष चुना जाएगा तो अध्यक्ष भारत की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष इस टाइम पे भारत है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ? रियासी जिले। अभी कल की न्यूज है, आपके लिथियम के भंडार मिल चुके हैं कहाँ? राजस्थान में। इससे ज़्यादा भी मिले हैं, तो ये भी अपडेट कर लेना। 5 से 9 मिलियन टन का यहाँ पे लिथियम का भंडार है। भारत का पहला चैट जीपीटी पता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट कौन सा है? लेक्सी। किस कंपनी ने लॉन्च किया? फिनटेक कंपनी है वेलोसिटी। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जैसे आपके पेटीएम वगैरह है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने इसको लॉन्च किया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगेगा? गोरखपुर। ये गोरखपुर
उससे मत होना कि यूपी का गोरखपुर, ये है हरियाणा का। तो गोरखपुर हरियाणा में लगाया जाएगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। क्या क्षमता होगी इसकी? 2800 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। हरियाणा के गोरखपुर गांव में लगाया जाएगा। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? ये देखो, अंतरिक्ष वाला बहुत डिटेल में करेंगे, अभी ये आगे एक दो चीज़ें डाल दी, ठीक है। अंतरिक्ष वाली चीज़ें अगले वीडियो में आएंगी आपकी। तो इसरो का सबसे छोटा रॉकेट, रॉकेट की बात हो रही है, सैटेलाइट की बात नहीं, रॉकेट जो लेके जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, D2, ये लॉन्च हुआ है। विश्व भारती दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनने के करीब है। यूनेस्को इसकी घोषणा करने ही वाला है। जीवित विरासत विश्वविद्यालय विश्व भारती, इसकी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, शांति निकेतन में की थी। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। भरोस, भारत OS, इसका नाम है भरोस OS, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड वाला, मोबाइल वाला। तो भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऐसे ही OS, भरोस, भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। 3 नए स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अनंतिम सूची, वो टेंटेटिव सूची थी, ये अनंतिम सूची है। उसमें भी किसको शामिल किया गया? 3 नए स्थलों को शामिल किया गया। कौन सा? सूर्य मंदिर मोढेरा, ऊनाकोटी, और तीसरा त्रिपुरा की रॉक कट, चट्टानों को काट के जो मूर्तियां बनाएंगे वो रॉक कट मूर्तियां। तो टोटल 52 पहले से थे इसमें, अब 3 और शामिल हो। हैदराबाद को मिला वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी, दुनिया की ग्रीन सिटी का अवार्ड किसको मिला है? हैदराबाद को। वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत है। कटमरैन पोत क्या होता है? जहाज। तो कटमरैन इनकी एक टेक्नोलॉजी है। तो कटमरैन पोत का निर्माण होगा कहाँ पे? वाराणसी में, जो हाइड्रोजन से चलेगा। सिंपल सी बात है। और कौन इसका निर्माण करेगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ये कुछ ही हैं, जैसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इसके बाद मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, यही सब जहाज़ों का निर्माण करते हैं, पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं। पंजाब के संगरूर जिले में एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट बनेगा। तो पंजाब के संगरूर जिले में क्या? एशिया का सबसे बड़ा बायो एनर्जी प्लांट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। केंद्र तथा असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों से समझौता हुआ है। तो असम का ही, जितने समझौते, असम बीचों बीच पड़ता है, जितने भी नए राज्य बने हैं पूर्वोत्तर में, वो समझो असम से ही कहीं ना कहीं से अलग हैं। तो विवाद भी असम से ही है, क्योंकि इनकी सीमा लगती है, तो इनसे ही समझौते होते रहते हैं, ठीक। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? त्रिशूर और नीलाम्बुर और त्रिशूल, ये दोनों केरल के, और वारंगल तेलंगाना का है। ये 3 शामिल हुए। यहाँ पे आज का ये पार्ट 1 आपका खत्म होता है, पार्ट 2 आएगा, ऐसे करके टोटल 4 पार्ट में पूरा करंट आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप UPPCS देने जा रहे हो तो समझ लेना इससे बाहर नहीं आएगा, जितनी चीज़ें करा देंगे। फिर बोला है कि 10T वाला जो आप करंट पढ़ोगे वो तो यहाँ कवर है ही है, इसके बाद आपका घटनासार और 1-2 और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो GS रिवॉल्यूशन टेलीग्राम पे सर्च करें, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जिनको कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो वीडियो, UPPCS, RO जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए क्या है, वीडियो के लिए तो एक डेडिकेटेड पूरा बैच ही चल रहा है, इन सब के लिए सब्जेक्ट वाइज GS चल रही है। तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहती है, कमेंट में रहती है मेनली। वहाँ से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है, जैसे वीडियो की फीस 299 ही रखी है, जो सब्जेक्ट वाइज है इसकी 150 पर सब्जेक्ट रखी हुई है। करंट के भी वहाँ पे PDF चाहिए तो करंट की PDF आपको कल से मिल जाएगी, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा इनिशिएटिव है तो थोड़ा बहुत आपकी जिम्मेदारी बनती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।